नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम आपकी, मेरी, हम सब की बात करने वाले हैं। कोरोना की बात करने वाले हैं, प्रदूषण की बात करने वाले हैं। ये वो समस्याएं हैं जिनसे हम आज रूबरू हो रहे हैं, परेशान हैं। कोरोना को लेकर तो एक थकान आ गई है। पौने 2 साल से हमें संकट, संक्रमण, इस आफत, आपातकाल से जूझ रहे हैं। और जहां राहत मिलती दिखाई देती है, लगता है फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा, आजादी से खुली हवा में हम घूम सकेंगे, तो कोई और खबर आ जाती है, बुरी खबर, जो डराती भी है, परेशान भी करती है और मन में, जहन में कई सवाल उठने लगते हैं। अब कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। नाम आपने सुना होगा, कई दिनों से चर्चा में है, ओमिक्रॉन। एक नया वेरिएंट है। इसके शक्ल पहले पता लगा 32 इसकी म्यूटेशंस हैं, यानी कि 32 मुखौटे हैं। अब पता लग रहा है 53 मुखौटे हैं। रूप स्वरूप यह वायरस तेजी से बदल रहा है। शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, और आज की तारीख में दुनिया के 29 देशों में यह ओमिक्रॉन, कोरोना का नया स्वरूप, दस्तक दे चुका है। 373 नए मामले आए हैं। और भारत में भी कल खबर थी कि कर्नाटक में, बेंगलुरु में 2 केस पाए गए हैं। एक 66 साल के बुजुर्ग और एक 46 साल के युवक ओमिक्रॉन पॉजिटिव, मैं कोरोना पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, पाए गए। एक तो वापस साउथ अफ्रीका चले गए हैं, एक कभी विदेश गए ही नहीं। फिर आज खबर आई कि राजस्थान में 4 शख्स जो साउथ अफ्रीका से आए थे, उनमें लक्षण मिले हैं संभावित ओमिक्रॉन पॉजिटिव के। ये केसेस हो सकते हैं। 5 और लोगों के ये संपर्क में आए, तो कुल 9 लोगों की अब जीनोम सीक्वेंसिंग की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में भी 4 संभावित केस हैं। एलएनजेपी में इनकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन एलएनजेपी में इन केसेस की टेस्टिंग हुई है। अब सरकार भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। आज लोकसभा में इस नए वेरिएंट के बारे में चर्चा भी हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया वो हर मोर्चे पर मुस्तैद रहने की सलाह दे रहे हैं। अब हमें सलाह तो इतनी मिल चुकी है ना पौने 2 साल में, कि भाई 2 गज की दूरी रखिए, मास्क है जरूरी, भीड़ भाड़ की जगह में मत जाइए, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये नया भूत जो आया है 53 मुखौटों वाला, इसके लक्षण भी वही हैं। मैं यहां पर आपको डराने, भयभीत करने की मेरी कोई मंशा नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। जानकारी मुकम्मल होगी तो खामखा के सवाल भी नहीं होंगे। और आज इसीलिए हमने दोपहर को ही इस कार्यक्रम के लिए प्रमोशंस शुरू कर दिए थे। हमने अपनी व्हाट्सएप लाइन भी खोल दी थी आपके लिए, जिसका नंबर है 8860014735, 8860014735, कि आपके जहन में जो भी सवाल हो, जो भी शको शुबा हो, आप हमसे साझा कीजिए। और आज इस घंटे, पूरे 1 घंटे, देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स, सबसे बड़े डॉक्टर्स आपके इन सवालों का जवाब देने वाले हैं। आज मैं सवाल बहुत कम पूछने वाला हूं। देश भर से जो लोग हमें सवाल पूछ रहे हैं, उनके हम जवाब आपके सामने इन बेहतरीन डॉक्टर्स के जरिए पेश करने वाले हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि ओमिक्रॉन के लक्षण क्या है। वही लक्षण हैं जो कोरोना के थे, कि हल्का बुखार, गले में खराश, स्मेल, चली जाना, आपको कुछ दुर्गंध या सुगंध आनी बंद हो जाएगी, मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक थकान, यह एक बड़ा लक्षण है, सिर दर्द। अभी तक राहत की बात क्या है? अभी तक
जो हमें जानकारी मिली है वो ये कि हां, ये डेल्टा से भी 6 गुना तेजी से संक्रमण इसका फैल रहा है। डेल्टा वेरिएंट से भी 6 गुना तेजी से। जो हमने वैक्सीन्स लगवाई हैं, एक खुराक लगाई हो किसी ने दोनों लगा रखी हैं, तो टीके की एफिकेसी, उसका असर भी 40% तक कम होने की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौत हो रही है या आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है मरीज को। कुछ जानकारों का तो यह भी कहना है कि इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो ये ओमिक्रॉन आया है, इससे ये वायरस जो हमें परेशान कर रहा है, ये कमजोर पड़ जाएगा और हमारी इम्यूनिटी, शरीर की जो क्षमता है रोग से, बीमारियों से लड़ने की, वो और बढ़ेगी। लेकिन इस पर अभी कोई तस्दीक नहीं हुई है, कोई मोहर, कोई ठप्पा नहीं लगाया है स्वास्थ्य संगठनों ने। तो आम आदमी तो परेशान होता है ना, और बच्चे हमारे, उनको टीके लगे नहीं हैं। अभी देश में जो टीकाकरण की संख्या है वो 125 करोड़ लोगों को, या मैं कहूं 126 करोड़ के करीब पहुंच गया है आंकड़ा। 125 करोड़ 75 लाख टीका लग चुका है। लेकिन दोनों टीके अभी 46 करोड़ 38 लाख लोगों को लगे हैं, यानी कि 40% से भी कम है हमारी वो जनसंख्या जो फुली वैक्सीनेटेड है। लेकिन वैक्सीनेशन की भी एक सीमा है। बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए हैं कई जगह। 6-8 महीने, साल भर तक ये वैक्सीन काम करते हैं, फिर आपको एक बूस्टर, एक और डोज लगवानी पड़ती है। वो तो लगी नहीं है, तो मन में सवाल उठेंगे। बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई, बुजुर्ग, उनको कोमोर्बिडिटीज ज्यादा होती हैं, तो अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का हम कैसे ख्याल रखें। और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के साथ पोल्यूशन, वो एक बड़ी समस्या हो गई है। अब दिल्ली में ही मैंने थोड़े आंकड़े जुटाए, 400 के करीब AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, खतरनाक। मथुरा रोड पर 428, वजीरपुर 403, जहांगीरपुरी 422, ध्यानचंद स्टेडियम 391, आनंद विहार 379। और इसका असर भी बच्चों पर और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो सवाल बहुत आए हैं, और इन सवालों के जवाब कौन देंगे? वो हैं देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स। डॉक्टर अरविंद कुमार चेयरमैन है सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता के। डॉक्टर DS राणा चेयरमैन है गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर रवि मलिक CMD रैडिक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर राजेश पारिक जसलोक हॉस्पिटल मुंबई के एक बेहतरीन डॉक्टर। और डॉक्टर विनी कांत्रू रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर अपोलो अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो यहां पर लोगों के सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूं। डॉक्टर राणा, जो ये वेरिएंट है, देखिए जो हमें जानकारी मिल रही है 53 हो गई इसकी म्यूटेशंस। डेल्टा से 6 गुना ज्यादा तेज संक्रमण फैल रहा है। लेकिन साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आ रही, या किसी की मौत हो जाए ऐसी खबर नहीं आ रही है। तो इस जानकारी को हम इंटरनलाइज कैसे करें? आम आदमी इस जानकारी को किस तरह से ले? संदीप जी, आपने बहुत अच्छी तरह इस वायरस के बारे में और बाकी पोल्यूशन के बारे में बता दिया, लोगों को जानकारी दे दी। मैं यही बताना चाहता हूं कि जो वायरस की नेचर है वो म्यूटेशन अपने करेगा। जब उसको मारने की कोशिश करेंगे तो अपने रूप बदलता रहेगा, और ये बदलते रहते हैं। कई रूप जरा ऐसे होते हैं कमज़ोर, कई कैसे, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दिया WHO ने। वहाँ के साइंटिस्ट ने कुछ डेटा देकर उन्होंने किसी तरीके से इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया, ताकि दुनिया को एक चकित किया उन्होंने कि आप सतर्क रहें, पर पैनिक नहीं हो। ऐसा होता है कि वायरस का, जो आपने अभी भी बताया, ये भी हो सकता है कि ये वायरस की इतना कमज़ोर हो कि चाहे इसकी कंटेजियसनेस बहुत है, ये फैलता बहुत है, तो काफ़ी लोग संक्रमित हो सकते हैं। पर हो सकता है इसकी विरुलेंस बहुत ही कम हो। जितनी विरुलेंस किसी की कम होगी तो ऑलमोस्ट ये इम्यूनाइजेशन का काम करेगा।
ये लोगों को ऑलमोस्ट ये लगेगा कि जो टीका नहीं लगे लग जाएगा, जैसे किसी साइंटिस्ट ने एम्स से कहा हुआ है, आपने भी कहा भी कि ये भी हो सकता है कि ये वायरस खुद ही अब अपने आप डेथ ट्रैप में आ चुका है। नॉर्मली आपको मैं बता दूं कि जब 100 साल पहले की हिस्ट्री है, जब वायरस स्पेनिश वायरस आया था तो उसको भी 3 साल लग गए थे खत्म होने को। अभी आपने बताया कि अभी 2 साल ही हुए, मुझे लगता है कि 2022 भी में तो हमें पूरा सतर्क रहना ही पड़ेगा, और उसके बाद हो सकता है वायरस एंडेमिक हो जाए, पर इतना ज़्यादा हमें पैनिक नहीं करना है। पर पैनिक नहीं करने का मतलब ये नहीं कि सतर्कता एहतियात बरतनी हम बंद कर दें डॉक्टर राणा। या वो आपको जरूरी, ये सबसे बड़ा जरूरी है, जो मैं सबसे जरूरी समझता हूँ। चलो मास्क के बारे में तो बोलती हूँ कि वो प्रोटेक्शन करना ताकि वायरस हमारे एंटर नहीं हो, पर हमें वैक्सीनेशन लगवानी है। वैक्सीनेशन चाहे कितनी प्रोटेक्शन करती है, पर प्रोटेक्शन करती है। वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि वैक्सीनेशन लगा ली तो वायरस आपको कोई अटैक नहीं कर सकता है। अटैक कर सकता है पर सीवियर डिजीज़ नहीं होगी, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेथ की चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, और इसलिए वैक्सीन तो लगवानी है। इसलिए सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाई है उनको लगवानी चाहिए जल्दी जल्दी। और जहाँ तक बच्चों का बात है, और जहाँ तक बूस्टर डोज का बात है, तो जो नेशनल अथॉरिटी है वो उसके ऊपर सोच ही रही होगी, और जल्दी ही नहीं सोचते बहुत है हमारे देश में। प्रभावी कदम उठाने में थोड़ी सी हम हीला हवाली कर देते हैं। बच्चों को बूस्टर डोज की बात अगस्त से चल, बच्चों को वैक्सीनेशन देने की बात, और वैक्सीन आ भी गया जी, ये खबर अगस्त से चल रही है, अब हम दिसंबर में आ गए। और आपने दूसरी डोज की भी जो बात की डॉक्टर अरविंद, ये सवाल है भूपेंद्र सिंह है बिजनौर के, उत्तर प्रदेश के, और ये अपने और अपनी पत्नी से जुड़ा एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम दोनों पति पत्नी वर्किंग हैं और दोनों को वैक्सीन की फर्स्ट डोज लग चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पार्शियली वैक्सीनेटेड और फुली वैक्सीनेटेड व्यक्ति के नए वर्जन के दुष्प्रभावी में क्या अंतर होगा? पार्शियली वैक्सीनेटेड को प्रोटेक्शन 20 से 30% से ज्यादा नहीं मिलता, और जब आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होते हैं, दोनों डोज लगती हैं, तो हमारी जो वैक्सीन हैं उनका करीब करीब 70% के आसपास प्रोटेक्शन होता है। ये हमारे पिछले वेरिएंट्स की फिगर्स थी। जो नया वेरिएंट आया है इसके बारे में जो 4 मुद्दे होते हैं, इन्फेक्टिविटी, विरुलेंस यानी कि उसकी तीव्रता, लिथैलिटी यानी कि वो कितना मारता है, और वैक्सीन को कितना इवेट करता है। इन 4 में से अभी सिर्फ पहली मुद्दा ताकि इन्फेक्टिविटी के बारे में क्लियर कट डेटा आया है कि ये शायद 5 से 6 गुना ज्यादा इंफेक्शियस है। विरुलेंट है कि नहीं, लीथल है कि नहीं, वैक्सीन को कितना इवेट कर रहा है, इन तीनों मुद्दों पर फाइनल आंसर अभी आना बाकी है, क्योंकि डेटा बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है। तो मैं इन दोनों लोगों से जिन्होंने सवाल पूछा है सिर्फ यही कहूंगा कि आप शीघ्र दूसरी डोज लगवाएं। उसको सोचने की जगह सभी से मेरी ये अपील है, क्योंकि करोड़ों लोग पूरे देश में ऐसे हैं जिन्होंने पहली वैक्सीन के बाद दूसरी डोज नहीं लगवाई है। तो बजाय ये सोचने के कि मेरा कितना फायदा है, आप कृपया एक्शन करिए। कल सुबह ही नियरेस्ट सेंटर में जाके सेकंड डोज लगवाइए। एक बात बड़ी क्लियर है कि ये अगर इवेड भी करेगा, इसकी इम्यूनिटी अगर कम भी होगी, फिर भी हमें दूसरी डोज लगवाने से कहीं ना इसी से ही जुड़ा डॉक्टर अरविंद प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगा। इसी से जुड़ा एक और सवाल आया है। आशीष हैं हमारे दर्शक, हरियाणा के पानीपत से, और पानीपत का नाम तो रोशन किया नीरज चोपड़ा ने, देश को जावलिन में गोल्ड दिलाया। तो वहां से आशीष पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस के नए वर्जन से बचने के लिए दूसरी डोज का लगा होना कितना प्रभावी होगा? आपने इशारा किया है, लेकिन अब मैं अपना सवाल जोड़ दूं इसमें डॉक्टर अरविंद जी। 125 करोड़ 75 लाख 5,514 टीके हमने लगाए हैं, उनमें से 46 करोड़ 38 लाख 65,221 दोनों डोज लगी हैं। 21 अक्टूबर की तारीख मुझे ध्यान है, 1.5 महीने पहले की बात है। देश ने बड़ी तालियां बजाई, गाजे बाजे से हमने बताया 100 करोड़ टीके लग गए, 100 करोड़ टीके लग गए। 45 दिन में हम 25 करोड़ टीके लगा पाए हैं। तो यहां पर आम आदमी के अंदर वो जाए सेंटर में, वो तो जाएगा,
और सरकार की भी जिम्मेदारी है ना उसको प्रोत्साहित करने के लिए। पर ये जो आंकड़ा हम 1 करोड़ एक दिन में टीके लगा सकते हैं, ये आंकड़ा हो जाना चाहिए था 150 करोड़ के करीब। ये 125 करोड़ पे क्यों झूल रहा है? इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है ना। संदीप जी, इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है और लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम सब आपको इंक्लूड करते हुए हर टीवी चैनल पर हर डॉक्टर बार बार यही बात कह रहा है कि आप लोग जाइए और टीका लगवाइए। तो टीका केंद्रों पर टीका मौजूद है। अब अगर लोग न जाएं तो केवल फिर एक ही चीज हो सकती है। मैंने कल एक शब्द सुना था एक टीवी चैनल पर, रोको और ठोको, यानी कि फोर्स्ड वैक्सीनेशन। लोगों को पकड़ो और वही चेक करो, अगर नहीं लगाए तो लगा दो। तो मेरे ख्याल से अगर वो स्थिति आए तो मेरे हिसाब से वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोग जानते हुए भी कि इससे फायदा है, अगर वो रोको और ठोको वाली स्थिति को इनवाइट करें तो ये कहीं ना कहीं हमारी पता नहीं मैं किस शब्द का इस्तेमाल करूं, मैं उसकी जगह फिर से लोगों से अपील करूंगा कि रोको और ठोको की स्थिति लाने की जगह नहीं, हम सरकार से भी अपील करेंगे ना कि सिर्फ ये माइलस्टोन बनाकर जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कि सरकार जी 100 करोड़ लगा दिए, कितना बड़ा काम कर दिया। हाँ, ये जंग तब तक पूरी नहीं होगी जब तक डॉक्टर रवि मलिक पूरे के पूरी हमारी जो अडल्ट पॉपुलेशन है 18 साल से ऊपर वाली, उनकी डबल डोज वैक्सीनेशन नहीं हो जाती। और उसके बाद तो बूस्टर की भी बात, आप सब लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, आपको तो बूस्टर डोज की भी जरूरत हो गई है, मेरे पिता को भी बूस्टर डोज की जरूरत हो गई है, वो भी दूर की कौड़ी है। पर सवाल जो है डॉक्टर रवि मलिक, और क्योंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, अनिल कुमार हमारे दर्शक हैं, पटना बिहार की राजधानी है, वहां से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब बच्चों की वैक्सीन आ रही है और कब तक बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी? अगस्त से हम सुन रहे हैं, अनाउंस भी हो गया था कि जी बन गई हमारी वैक्सीन, तो 12 से 18 साल के बच्चों को लगेगी, पर वो लगनी नहीं शुरू हुई और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। डॉक्टर मलिक, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और आपके माध्यम से मैं ये बता दूं, कम से कम रोज एज ए पीडियाट्रिशियन 100 पेरेंट्स मेरे से जरूर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अनाउंसमेंट तो हो गई, आप वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और तुरंत वैक्सीन बच्चों को लगनी चाहिए। देखिए, जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि 18 साल से छोटे बच्चे हमारे देश में 40% हैं और एक को भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगी हुई है। जब तक उनको वैक्सीन नहीं लगेगी यह मानव चक्र जो है पूरा नहीं होगा और हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। बच्चों की वैक्सीन तुरंत लगनी चाहिए और मैं आपको वाकई ही बधाई दूंगा कि इस चीज की आवाज उठानी चाहिए और सरकार को फटाफट जो है वैक्सीन लगानी चाहिए। दूसरी चीज, जैसे एक दर्शक ने पूछा, मैंने एक लगवा लिया, दूसरी लगवाऊंगा तो कितना होगा? मेरे से भी कई बार पेशेंट पूछते हैं, मेरा एक ही जवाब होता है कि भाई साहब पहले अपनी कंप्लीट वैक्सीनेशन करा के आइए, फिर मेरे से सवाल जवाब करना। सबसे अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाइए। हाँ, सही कहा आपने। किसी किस्म की टीका टिप्पणी वाद विवाद नहीं होगा जब तक आपने अपनी सेकंड डोज नहीं लगाई है। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, आप अपने आप को रिस्क में नहीं डाल रहे हैं, आप पूरी कम्युनिटी को रिस्क में डाल रहे हैं। हम एक मानव चेन से एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं और अगर हम वैक्सीन नहीं लगा रहे, हम अपने बच्चों को भी रिस्क पे डाल रहे हैं। सपोजिंगली मुझे अगर होता है, मैं अपने घर में जाता हूं, मेरे बच्चे 18 साल से अगर छोटे हैं तो मैं उनको भी रिस्क पे डाल रहा हूं। तो ये जिम्मेदारी समझनी बड़ी जरूरी है, संकल्प लेना बड़ा जरूरी है। लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि जी सेकंड डोज में साइड इफेक्ट होंगे। मैं कहता हूं पहले लगवा, फिर उसके बाद बताऊंगा इसके साइड इफेक्ट है कि नहीं है। हमारे पास में इस वक्त केवल एक ही मजबूत विकल्प ये है कि हम सब वैक्सीनेट करें। 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, बुलेट पॉइंट में बताऊंगा। बूस्टर डोज के दिशा निर्देश आ जाने चाहिए। मुझे भी वैक्सीन लगाए लगभग साल होने को आ गया है, तो कह रहा हूं दिशा निर्देश होने बड़े जरूरी हैं। दूसरी चीज, सेकंड डोज जिनको नहीं लगी है उनको विनती करके नम्रता के साथ में, एंड आई विल बुलडोज माई क्लिनिकल ओपिनियन, कि उनको पकड़ के बेशक हमें समझा बुझा के उनको वैक्सीन लगा देनी चाहिए। और तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की वैक्सीन जो है अब आ जानी चाहिए, लग जानी चाहिए। अब मुझे ये बताइए डॉक्टर रवि मलिक, मेरा भी बेटा है 11 साल का है, स्कूल अब खुल गए हैं, कई जगह मैंडेटरी भी करने की कोशिश की, अब तो ये प्रदूषण आ गया तो स्कूल फिर बंद हो रहे हैं।
मैं अपने बेटे को, कोई भी पिता या कोई भी माता अपने बेटे को स्कूल भेजे जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। जब तक हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं होंगे, हर माता पिता के मन में यह डर रहेगा कि इसको कोविड ना हो जाए, और अगर उसको कोविड होता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी। आप देखिए, विकसित देशों में, अगर मैं विकसित देशों की आपको बात बताऊं तो 70% बच्चों को वैक्सीन लग गई है जो कि 12 साल से ऊपर है। आप स्पेन की बात कीजिए, इटली की बात कीजिए, यूके की बात कीजिए, 12 साल से ऊपर पिछले महीने से वैक्सीन लग रही है। हमारे इधर तो मतलब स्कूल ना भेजूं? डॉक्टर रवि मलिक, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, स्कूल ना भेजूं? डॉक्टर अरविंद कह रहे हैं, बिल्कुल गर्दन हिला रहे हैं कि बिल्कुल नहीं भेजना। नहीं, मैं अगर अपने बच्चे को डिसाइड करना हो, हरगिज नहीं भेजूंगा। जी डॉक्टर मलिक, आपकी राय? बिल्कुल, मैं डॉक्टर अरविंद से बिल्कुल सहमत हूं। हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। देखिए, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, लेकिन जान सबसे ऊपर आती है। तो बच्चे हमारे अगर प्रोटेक्टेड होते हैं तो पेरेंट्स भी कॉन्फिडेंस से भेजेंगे। तो दो बड़े एक्सपर्ट्स यहां कह रहे हैं बच्चों को ही वैक्सीनेशन जब तक ना आए स्कूल ना भेजें। कई सरकारों को और स्कूल चलाने वालों को इससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम यहां देश की दिक्कतें कम करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। किसी की निजी दिक्कतें क्या हैं क्या नहीं, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर राजेश पारिक, एक और सवाल, और यह बड़ा अहम सवाल है, थोड़ा टेक्निकल भी है, इसको आसान भाषा में समझाइएगा। सईद अहमद हैं हमारे दर्शक नई दिल्ली से, देश के दिल से ही सवाल पूछ रहे हैं, ओमिक्रॉन की चेन तोड़ने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाएं? अब जो ये चेन तोड़ने के लिए ये बड़ी एक ये शब्द आ रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग। वो राजस्थान में भी जो मिले हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? ये चेन हम कैसे तोड़ें, पकड़ें कैसे? वेरिएंट्स 53 के करीब आ गए, पता कैसे लगे? सर अनम्यूट करना होगा अपने आप को। हाँ, हेलो जी, अब आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ, तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, मैं जितना जल्दी हो सके उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला तो महत्वपूर्ण सवाल ये था कि ये चेन को हम कैसे रोक सकते हैं। अगर चेन को रोकना है तो एक बहुत ही सीधी बात है, और वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव चीज है, अगर हम हाथ धोएंगे, अंतर रखेंगे और मास्क पहनेंगे तो वो तो सबसे सिंपल भी है और सबसे इफेक्टिव भी है। लेकिन जो इन्होंने पूछा जीनोम सीक्वेंसिंग का, देखिए क्या होता है कि टेस्ट दो तरह की होती है। एक तो आरटीपीसीआर होता है। अभी आरटीपीसीआर में कई फॉल्स नेगेटिव आते हैं, यानी कोई किसी को ओमिक्रॉन आ सकता है लेकिन पता नहीं चलेगा, इससे लगेगा कि वो नेगेटिव है। वो एक टेस्ट की खूबी है। दूसरी बात यह है कि अभी तक हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं कि कितने लोग आरटीपीसीआर में से एस्केप हो सकते हैं। लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग है वो एक कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट है, वो सब जगह होता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसको देखा जाता है। और हमने ये देखा है अब तक कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें 50 से ज्यादा म्यूटेशन हो गए हैं। उसमें से 32 म्यूटेशन और स्पाइक प्रोटीन पे हो गए हैं, जो एक तरह की चाबी रहती है जो हमारे शरीर के सेल के ताले को खोल के अंदर जाती है। इसी वजह से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट 5 गुना इन्फेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग सब जगह हो नहीं सकता है, उसको टाइम लगता है। आरटीपीसीआर का रिजल्ट 24 घंटे में आ जाता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करना ठीक बात नहीं है। लेकिन तीसरी बात यह है जिसको हम लोग टेस्ट और ट्रेस बोलते हैं। जैसे हम लोग टेस्ट करेंगे और कोई पॉजिटिव निकला तो उसके बाजू में जो लोग हैं उनकी टेस्ट करेंगे। तो ये 3 चीजों से हम ये चेन को तोड़ सकते हैं। तो वही टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, जो हम ये टीज की बात पौने 2 साल से कर रहे हैं, वो चीज हमें करनी होगी। अब डॉक्टर विनी, एक और सवाल, ये दिल्ली से ही दर्शक हैं, राकेश कुमार इनका नाम है। इनका सवाल ये है कि जिसको कोरोना हुआ उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जिसको कोरोना हो गया,
बहुत से लोग ऐसे हैं कि डबल डोज भी ले ली तो कोरोना हो गया, किसी ने सिंगल डोज ली तो कोरोना हो गया, या जिसने कुछ भी नहीं लिया कोरोना हो गया पर वो सीधा उसके बाद डोज नहीं लगवा सकता, वैक्सीनेशन नहीं करवा सकता। तो ऐसे व्यक्ति वो क्या सावधानी बरतें डॉक्टर विनी? देखिए, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। तो जिनको कोरोना हो जाता है, अब इसमें दो चीजें हैं कि कोरोना उनको अगर होता है तो एट वंस उनको अपने आप को जो है आइसोलेट करना होगा, क्योंकि ये जरूरी है कि किसी और को आपसे संक्रमण ना हो। इन एडिशन जैसे ये बताया जा रहा है, अगर आपकी ट्रैवल की हिस्ट्री है, स्पेशली रिस्क कंट्री से, जितने भी ये देश हैं जिनमें ओमिक्रॉन पाया गया है, अगर आप इन देशों से आए हैं तो इसको छुपाए ना, इस हिस्ट्री को, क्योंकि हमने देखा है कई लोग इन देशों से आए हैं और उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस ट्रैवल की हिस्ट्री को छुपा के दूर गांव देशों में जाके कई लोगों से मिल रहे हैं। तो इस चीज को प्लीज प्रिवेंट करें और सामने आए कि हाँ, इस चीज में आपने ट्रेवल किया था और बताएं। तो दो चीजें हैं, जिस तरीके से हम आरटीपीसीआर करते हैं उसमें 3 तरीके की जो प्रोटीन है वो डिटेक्ट होती है। जैसे एक एनवेलप होती है, एक न्यूरामिनेडेज होती है और एक स्पाइक प्रोटीन होती है। तो स्पाइक प्रोटीन में क्योंकि काफी ज्यादा म्यूटेशंस हैं, जो डेल्टा था उसमें केवल 2 या 3 म्यूटेशंस थी, तो इस बार इसमें करीब 32 म्यूटेशंस आई हैं। तो हो सकता है आरटीपीसीआर में एस प्रोटीन डिटेक्ट ना हो, जिसको ड्रॉप आउट कहते हैं, मतलब एस प्रोटीन डिटेक्ट ना होना ओमिक्रॉन का होने की तरफ संकेत कर सकता है। ये एक कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम पे इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसको कंफर्म करने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करना पड़ता है, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं हमारे देश में। तो इसी के साथ अब इनको जिनको संक्रमण हो गया है, अपने आप को आइसोलेशन के साथ साथ एक तौर पे अपने आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कांटेक्ट में जरूर रहें, स्पेशली अगर आपको प्रीवियसली कोई अफेक्शन है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड चीजें हैं, बॉडी में कार्डियक हिस्ट्री है, आपको पीछे कार्डियक कुछ प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं, क्योंकि हमने देखा है इन्हीं लोगों को प्रॉब्लम हुई थी पिछले वेव्स में भी। तो इनको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर के संपर्क में आने की जरूरत है। ये तो जो आम मरीज है। मैं डॉक्टर विनी आपसे एक सवाल, देखिए, एक होता है प्रोएक्टिव होना कि कोई आशंका है, कोई ये इस तरह की महामारी फैली हुई है, आप उससे बचने के लिए कुछ कदम उठाएं। एक होता है हो गया और उसके बाद आप रिएक्ट करने लगे। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैं अभी विदेश गया था। अब ये जो ओमिक्रॉन को लेकर इतनी हाई तौबा मची हुई है, और जी आरटीपीसीआर भी कराएंगे हवाई अड्डे पर, क्वारंटीन करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी अब चर्चाएं होने लगी। लेकिन जब मैं गया, और डोमेस्टिक ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूं, डोमेस्टिक ट्रैवल इसमें इंक्लूडेड है, आप हवाई जहाज में बैठे हैं, अब 3 रोज पर आप बैठे हुए हैं, वो रस्म अदायगी करने के लिए मिडिल सीट पर एक वो सफेद रंग का हल्का सा कोट पहना दिया आपको, वो भी पहनो या ना पहनो, वो सब जानते हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। वो किसी ने मास्क लगाया नहीं लगाया, सब मास्क उतार कर, खाना खिला रहे हो तो मास्क तो उतरेगा ही, वैसे ही मास्क उतरे हुए थे। फुल फ्लाइट है, फुल्ली लोडेड फ्लाइट है, लोग चिपक कर बैठे हुए हैं, वहां पर मास्क पहन नहीं रखे, आप अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, और यहां पर वो आपका जी अच्छा डबल वैक्सीनेशन है तो आपको अंदर आने दिया जा रहा था। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद, ये 24 को मैं लौटा हूं, 25 की सुबह, तो आप दिखा दो दोनों टीके लगाए हैं, तो कोई टेस्टिंग नहीं है उतरने के बाद। तो हम क्या रिएक्टिव ज्यादा हैं, प्रोएक्टिव होने की जरूरत है ना। जी देखिए, हर देश से हमने देखा था कि कोविड का संक्रमण जो है, जो केसेस थे वो काफी कम हो गए थे। ये बार बार बताया जा रहा था लोगों को कि एक नया वेरिएंट पिक्चर में आ सकता है, और उसका सबसे सरल, सटीक, एक बिल्कुल सिंपल जो चीज है जो किसी भी वेरिएंट से बचा सकता है, जैसे आपने कहा दूरी बनाए रखना है, मास्क पहनना है, और जो अपने हाथ साफ है वो रखना है, जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के नाम से जानते हैं। तो जैसे हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अलाउ किया, और इसमें सेंट्रल सीट में सिर्फ एक व्यक्ति को वो सब पहनाने से इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सब लोगों में इन एडिशन टू जो हमारी सरकार है
जो उनका रोल आता है, हमने देखा है कि हमारा भी जो लाइफ है वो काफी अफेक्ट हो रही थी। लोग अपने माँ बाप से 2-2 साल तक नहीं मिल पा रहे थे, इसके बावजूद कि कोविड टाइम पे कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, डेथ बेड पे चला गया था। तो ये जो भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कम हुई, इसमें सबको लगा कि हाँ बहुत कम तौर पे अभी केसेस हो रहे हैं तो हम भी ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन के आने से ये जरूर सतर्क हो गई है सरकार भी और लोग भी, तो हमें जरूर ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं, मेरा बड़ा लिमिटेड पॉइंट था डॉक्टर अरविंद। देखिए, जब मैं ये नहीं कह रहा हूं फ्लाइट बंद कर दो, पर अगर आपने एक व्यवस्था बनाई है वो कितनी दुरुस्त है और उस पर सख्ती से अमल किया जाए। ये जो नौटंकी होती है ना, तमाशा होता है कि जी आप जा रहे हो बाहर तो आरटीपीसीआर भी करवाना है, फिर एक रैपिड एंटीजन भी, कुछ देशों में जाने के लिए 6 घंटे पहले जाकर लाइन में खड़े हो जाइए। और ये सवाल मैंने पहले भी उठाया, 5,000 रुपए रैपिड एंटीजन के, अब वो घटकर 3900 रुपए। घर में अगर मैं मेदांता आपके अस्पताल में आकर आरटीपीसीआर जो बेटर टेस्ट है वो कराता हूं, 300-400 रुपए लोगे। घर में करा लूं, लाल पैथ लैब थायरो केयर को बुला लूं, 800 रुपए लेंगे। और रैपिड एंटीजन जो एक इफी टेस्ट है उसके लिए मुझसे लिए जाएंगे 3900 रुपए। तो हम तमाशा ज्यादा करते हैं क्या? जो असल चीज है उसको जमीन पर लागू करना वो व्यवस्था होती है ना। संदीप जी, मैं आपसे 100% सहमत हूं कि हमें ग्राउंड पर इफेक्टिव चीजों को इफेक्टिव तरीके से और पूरी साफ मंशा से उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, ना कि उसको दिखाने का नाटक करने की जरूरत है। 100%। मुझे नहीं लगता कि पैनलिस्ट में से कोई भी या कोई भी व्यक्ति आपकी इस ओपिनियन से असहमत होगा कि अगर केवल दिखावे के लिए कोई स्टेप किया जा रहा है तो वो गलत है। जैसा कि डॉक्टर वेनी ने कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क को ठीक से पहनना, लोगों के बीच में डिस्टेंस रखना, हाथ साफ करना, और एक और चीज है जो बहुत जरूरी है वो है बंद जगहों पर ज्यादा लोगों का ना इकट्ठा होना, क्योंकि वो सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर होता है। और दूसरी तरफ वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना। समरी में आज की तारीख में हमारे पास अवेलेबल सबसे इफेक्टिव मेथड्स ये 4-5 चीजें हैं। तो आपने डबल वैक्सीनेशन, अपनी दोनों डोज लेना पर दोबारा जोर दिया है। इसी से जुड़ा हमारा सवाल है, कजरैली साहब हैं भागलपुर, बिहार के भागलपुर से, वो सवाल पूछ रहे हैं और डॉक्टर राणा बड़ा अहम सवाल है ये, ओमिक्रॉन वेरिएंट में कोविशील्ड वैक्सीन कितनी कारगर होगी? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं, जो ये स्पाइक प्रोटीन की बात हुई, स्पाइक प्रोटीन पर आधारित है कोविशील्ड। कोवैक्सीन एक डेड स्ट्रेन पर आधारित है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल कोवैक्सीन ज्यादा बेहतर टीका है, ओमिक्रॉन से भी बचा लेगा आपको। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट में कोविशील्ड कितनी कारगर है, या ये हमें इसमें मीन मेक लगाने की जरूरत नहीं है? जो टीका मिल रहा है, पहला कोविशील्ड लगवाया तो दूसरा भी कोविशील्ड ही लगवा लो, या बदल भी सकते हैं टीके। ये बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है, पर ये जरूरी है, जैसे आपने कहा कि जो साइंटिफिकली कोवैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू कोविशील्ड। तो जब तक इसके ऊपर साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं होता है मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। पर हम तो पहले शुरू से कह रहे हैं कि कोवैक्सीन विल भी अल्टीमेटली ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन होगी हर वेरिएंट के अगेंस्ट। और जहाँ तक सवाल है मैं वैक्सीन का, मैं तो कहता हूँ जो भी वैक्सीन जहाँ भी मिल रही है उसको लगवा लो, चाहे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जो भी किसी को मिलती है अपनी सेकंड डोज जरूर लगाइए। और जैसे नहीं, मैं क्योंकि ये सवाल कई बार उठा है डॉक्टर राणा, फर्ज कीजिए आपने पहली कोविशील्ड की शॉट ली है और एक दो ने मुझसे पूछा, और आप में से ही कई लोगों से फिर मैंने सलाह ली थी, पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। फर्ज कीजिए कोविशील्ड लगवाई, दूसरा कोवैक्सीन लग गया, गफलत में या कुछ नजरअंदाज हो गया, इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। कोई नुकसान? ऐसे लोग लगवाते भी हैं, गलती से भी लगते हैं। और अभी तो इंग्लैंड में बात हो रही है कि जो पहले लगवाई है उससे दूसरी लगवाओ दूसरी बार जो है। और हिंदुस्तान में भी जो अपने हमारे साइंटिस्ट हैं इस पर विचार कर रहे हैं।
जल्दी में लगता है 1-2 हफ्ते में इस पर पॉलिसी आएगी, पर नुकसान कोई नहीं होगा। किसको यदि कोविशील्ड लगी है, दोबारा कोवैक्सीन लग जाती है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। वैसे ही मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा बेस्ट वैक्सीन तो वो है जिनको इन्फेक्शन हो गया होता है, तो उनको ऑटोमेटिकली वैक्सीन, नेचुरल वैक्सीन लग जाए। तभी तो देखा गया जब पीछे बहुत बुरी हालत हुई थी अप्रैल में, तो जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ था और उसके साथ 2 डोज भी लगी थी, उनको प्रैक्टिकली वो केस आए नहीं, उनको इन्फेक्शन डेल्टा वेरिएंट से हुआ नहीं था। सिर्फ उनको, और जिनको सिर्फ एक ही डोज लगी थी उनको थोड़ा इन्फेक्शन, उनकी प्रोटेक्शन कम थी। तो बार बार वही हम दोहरा रहे हैं सभी कि अपने आप, जिनको 2 वैक्सीन तो लगाना जरूरी है जो वैक्सीन लग रही हैं, और जिनको अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन हो ही गया है तो उनकी तो एक 3rd डोज भी लगी एक किस्म की। और इसी तरह मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वायरस की भी लगता है, हो सकता है यदि इसकी विरुलेंस, फॉर्चुनेटली इसकी विरुलेंस बहुत कम होगी तो ये वायरस जो किसी ने कहा है कि ये किस्म का वरदान होगा, तो हो सकता है दिस विल द एंड डॉक्टर ऑफ संजय राय हैं, एम्स से जुड़े हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है। लेकिन डॉक्टर पारेख, अजित खत्री हैं हमारे दर्शक दिल्ली से ही, उनका सवाल यह है कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दूसरी वेव से कितना अलग है और क्या भारत उससे लड़ने में सक्षम है या अभी कोई कदम भी उठाए जा रहे हैं? ये कितना अलग है? जो ये 2nd वेव की बात थी और कई जगह 3rd, 4th वेव भी आई है, ये उसी वेव, उसी क्रम में एक और कदम है या ये कुछ अलग है? हाँ, तो देखिए ये बहुत ही अलग है, क्योंकि जो 2nd वेव आई थी वो डेल्टा वेरिएंट से आई थी, और ये जो म्यूटेशन है ओमिक्रॉन का वो एकदम बहुत ही अलग है। जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने सबने बताया कि बहुत म्यूटेशन है, मैंने भी बताया था कि ये म्यूटेशन एस प्रोटीन पे जो है ये 32 है, डेल्टा पे 10 थे, तो ये बहुत ही अलग है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि 2nd वेव से बड़ी वेव आने वाली है। क्यों मैं बताता हूँ आपको। अभी ये वेरिएंट पहले बोट्सवाना में डिटेक्ट हुआ था और वो 11 नवंबर को डिटेक्ट हुआ था। अभी जो 21 दिन हो गए हैं उसमें करीब 80 केसेस ही आए हैं और एक भी मौत नहीं हुई है दुनिया में किधर भी। तो ये फैलता तो है बहुत, लेकिन इसकी लिथैलिटी अभी तक तो हमको दिखाई नहीं दे रही है। और ये भी हो सकता है कि अगर ये बहुत फैलेगा लेकिन इसकी सिवियरिटी, लिथैलिटी कम रहेगी, तो ये डेल्टा को हिला देगा और शायद ये अच्छा वेरिएंट भी हो सकता है। मतलब ये खुशखबरी भी साबित हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप में डेल्टा वेरिएंट अभी 4थी लहर ले आया है और ऑस्ट्रिया लॉकडाउन में है, जर्मनी इमरजेंसी में है, फ्रांस में बड़ा प्रॉब्लम है, वो सब डेल्टा वेरिएंट का है, ओमिक्रॉन का नहीं है। तो अगर ओमिक्रॉन बहुत ही फैलेगा लेकिन सीरियस नहीं रहेगा तो ये बहुत खुशखबरी की बात है। ये खुशखबरी भी हो सकती है, हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथन कर जाए, वायरस की क्षमता वो कमजोर हो जाए। लेकिन रवि मलिक, मैं प्रदूषण को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आज की तारीख में हर घर में बच्चे भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे माता पिता भी हैं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बिगड़ता जा रहा है। तो एक तरफ कोरोना की मार, ओमिक्रॉन की मार, दूसरी तरफ पोल्यूशन की मार। तो राजीव गुप्ता हैं झांसी से, हमारे दर्शक उत्तर प्रदेश के झांसी से, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तो दस्तक है, ऐसे में प्रदूषण के चौतरफा हमले से कैसे बचा जाए? डॉक्टर रवि मलिक। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है कि इस वक्त पॉल्यूशन की मार इतनी है और बड़ी ही एक विकट स्थिति है हमारे देश के लिए कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज के अंदर पहली 10 सिटीज के अंदर 3 सिटीज हमारे देश की आती हैं, जिनमें से कि दिल्ली टॉप के ऊपर है। और पॉल्यूशन की वजह से इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं, आईसीयू में एडमिशंस होते हैं। हम पॉल्यूशन को सिर्फ इससे लेते हैं कि थोड़ा सा ब्रोंकाइटिस कर देगा, रेस्पिरेटरी एलर्जीज कर देगा, नहीं। पॉल्यूशन आपके हार्ट अटैक्स, आपकी ब्रेन हेमरेजेस, आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, इवन अगर बहुत लंबे टाइम तक पॉल्यूटेंट से एक्सपोजर हो तो इवन कैंसर, इम्यून सिस्टम के ऊपर इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, बच्चों के हार्मोनल सिस्टम पे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारियों का जखीरा है। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, अगर 100 से नीचे WHO कहता है AQI, वैसे तो 50 से नीचे होना चाहिए, लेकिन 100 से नीचे चलो सेटिस्फैक्टरी हो गया। लेकिन देखिए कहां जा रहा है, 400, 450 AQI जा रहा है।
ये क्या मजाक हो रहा है? और ये नहीं, मजाक बना रखा है, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोई ये कहने को तैयार नहीं द बक स्टॉप्स हियर, जिम्मेदारी मेरी है। हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में तैयार बैठा हुआ है। और चौधरी साहब, विडंबना यह है कि उसके बावजूद भी ग्राउंड के ऊपर अगर देखें तो AQI की सुई जो है वो हिलने का नाम नहीं ले रही है। AQI अभी भी इतना खराब है। और ऐसे पीडियाट्रिशियन बता दूं, और मेरे सब क्लिनिशियल फ्रेंड्स भी इस चीज से एग्री करेंगे कि आजकल 50% जो हम ओपीडीज देख रहे हैं दे आर रिलेटेड टू एलर्जिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और ये बहुत बड़ी चीज, और बच्चों की ही नहीं बड़ों की भी जो बच्चों की हिफाजत के लिए हम क्या करें डॉक्टर रवि मलिक? देखिए, उसके लिए इट इज अ मल्टी प्रोंग अप्रोच। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और वेहिकुलर पॉल्यूशन, इन सब के ऊपर तुरंत कंट्रोल होना चाहिए। एयर प्यूरिफायर्स कोई विकल्प, मास्क कोई विकल्प है, लेकिन इन चीजों कर सकते हैं टेम्परेरी मेजर्स की तरह से, इनको यूज कर सकते हैं। और जिस वक्त पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो, खासकर पॉल्यूशन जो है शाम के टाइम पे या वैसे बहुत ज्यादा हो, बच्चों को, बड़ों को, क्योंकि पॉल्यूशन की मार हमारे ऊपर सबके ऊपर है, लेकिन 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से बड़े बुजुर्गों के ऊपर बहुत ज्यादा इसकी मार पड़ती है। तो वो थोड़ा आउटडोर, थोड़ा सा बाहर जाए। लेकिन ये सब टेम्परेरी मेजर्स हैं। ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। सरकार को सख्ती के साथ लेना चाहिए, क्योंकि नहीं, सरकार के कदम तो ठीक है, लेकिन जान का विषय है। नहीं डॉक्टर विनी, मेरा सवाल ये देखिए, सरकार तो करेगी और कब करेगी, और लाल फीताशाही वो उसका अपना एक तौर तरीका होता है। हर साल हम चिल्लाते हैं, थोड़े दिन चिल्लाते हैं, फिर वो मौसम चला जाता है, प्रदूषण भी अपना थोड़ा कम हो जाता है, बात आई गई हो जाती है। लेकिन घर में बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग हैं, और हम खुद भी, आप रेस्पिरेटरी और क्रिटिकल केयर की एक्सपर्ट हैं। मैं अपने बच्चे की, अपने माता पिता की छाती को सुरक्षित साफ कैसे रखूं? क्या करूं मैं घर में? जी, बड़ा ही आसान तरीका है, क्योंकि जैसे पहले भी बताया गया कि सुबह और शाम का वक्त पोल्यूशन काफी हाई होता है, तो इस समय आप अपनी खिड़की और दरवाजे बंद रखें। इसके साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि रीसर्कुलेशन ऑफ एयर जब होती है, स्पेशली विंटर मंथ्स में, मतलब बार बार वही एयर जब घूमती रहती है एक बंद कमरे में, वो भी एक अच्छी चीज नहीं होती। तो जब सन निकलता है, जब धूप निकलती है, तो वो खिड़की दरवाजे खोल ले, ताकि वो आपके एयर चेंजेस बराबर होते रहें घर में। क्योंकि दोपहर के समय जो गर्म हवा है, सन की ताप से वो गर्म हवा ऊपर चली जाती है और पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये सब प्रक्रियाएं जो हैं दिन के समय करें। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई संक्रमित है, COPD, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको COPD हो सकता है, उनको एस्मा हो सकता है, बच्चे जिनको वीजी ब्रोंकाइटिस होती है, ऐसे लोगों को अपने इनहेलर्स बंद नहीं करने चाहिए इस समय में, क्योंकि उससे और ज्यादा प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है। हमें ये भी देखा है हम लोगों ने कि केवल आउटडोर एयर पोल्यूशन केवल इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो इंडोर हमारे अंदर के वातावरण में पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो घर में अगर आप किचन में कुछ कुकिंग कर रहे हैं जिससे कि कुछ गैसेस निकल सकती हैं, तो वहां के खिड़की दरवाजे खोलें, वहां एक एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं, और यदि हो सके एक चिमनी लगाएं। एक क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा डॉक्टर विनी, 20 सेकंड में। खाने पीने में कुछ खास एहतियात या कुछ चीजों का सेवन बढ़ाया जाए क्या? जी बिल्कुल, जो नट्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स में काफी अच्छे होते हैं। तो 30 ग्राम, 1 ऑन्स ऑफ नट्स अगर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, तो हार्ट अटैक्स की जो रेट है, जो सालाना उसमें रेट आती है, वो 20% तक कम हो सकती है, और ये बढ़ के 30% हो जाती है डायबिटिक लोगों में। हमारे देश में जो लोग डायबिटीज से संक्रमित है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है साउथ ईस्ट एशिया में और वर्ल्ड में। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, और इस चीज का भी ध्यान रखें कि आपको नट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं, या इन एडिशन टू आपके बाकी फैट्स नहीं खाने हैं। अपने वजन का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वजन से रिलेटेड काफी सारी बीमारियां होती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं, वजन घटाने के लिए एक और, मैं आई एम कंप्लीटली रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन रवि मलिक 20 ही सेकंड में रिस्पांस चाहूंगा। वजन घटाने के लिए तो सर एक्सरसाइज करनी होगी। अब सुबह और शाम इतना प्रदूषण में एक्सरसाइज कैसे करने जाऊं, या मैं तो चला जाऊं, मेरे पिता कैसे करने जाएं? उनको वॉक करने का बड़ा शौक है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। प्रदूषण की वजह से हम लोग सब रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। वी आर स्टेइंग इन अ गैस चैम्बर। ना चाहते हुए भी 10 से 20 सिगरेट हम रोज स्मोक कर रहे हैं।
और अगर प्रदूषण के अंदर हम बाहर एक्सरसाइज करने जाते हैं, नॉर्मल रूटीन में हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सरसाइज में हमारी ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे, सांस ज्यादा एक्सरसाइज लेंगे, ना तो करूं pollutant भी अभी ज्यादा फिलहाल। अंदर जाएंगे। है जी, एक्सरसाइज फिलहाल ना करूं। बिल्कुल। इस वक्त जब प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक गया हुआ है, तो आउटडोर एक्सरसाइज बिल्कुल अलाउड नहीं है। चलिए, आप बहुत बाहर बहुत जाके शुक्रिया। टोटली रन आउट ऑफ टाइम। और ऐसे जो सवाल थे लोगों के मन में, जो शको शुबा थे, उनको दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीका जरूर लगवाएं। देखिए, मोटी मोटी बात जो उभर कर सामने आ रही है, डबल डोज वैक्सीनेशन अपनी जरूर कराएं। सरकार भी इसमें थोड़ा ढीला हो गई है और आप भी ढीले हो गए हैं, तो टीके के बिना कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली है। टीका जरूर लगवाएं, एहतियात बरतें, बच्चों को स्कूल ना भेजें, और अभी फिलहाल एक्सरसाइजेज पर थोड़ा ढीला रहें, घर में ही योगा करें और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।